हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो प्रारंभ किया जाएगा प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन क्या हैं? प्राकृतिक पारितंत्र का कोई भी घटक जिसका उपयोग मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने लाभ के लिए करता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक पारितंत्र का कोई भी घटक जिसका उपयोग मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, ये या कहा जाए अपने लाभ के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है न समाप्त होने वाले या अनश्वर संसाधन। दूसरा है समाप्त होने वाले या नश्वर संसाधन। तो पहला जो अनश्वर संसाधन है उसके बारे में जाने। वह संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, इसे मनुष्य द्वारा लगातार उपयोग में लाया जा सकता है। इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है, इसलिए मनुष्य इसे लगातार उपयोग करता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और जितने भी जीव जंतु, तो ये कभी समाप्त न होने वाले हैं। इन्हें हम अनश्वर संसाधन कहते हैं। और दूसरा है समाप्त होने वाले या नश्वर संसाधन। वह संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपस्थित हैं, जिनका अगर मनुष्य लगातार उपयोग कर रहा है तो एक न एक दिन उसकी कमी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से वह समाप्त हो जाएगा। इसको हम अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोयला और खनिज पदार्थ हैं, धातुएं हैं, ये सभी ऐसी हैं कि जिनका लगातार उपयोग करते रहने से उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इनको हम नश्वर संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए उनके दोहन को सीमित तथा नियमित करना होगा। भाई, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें जो नश्वर वाला ज्यादातर हिस्सा है, उसका उपयोग हम या उसका दोहन हम सीमित मात्रा में करें और नियमित करें, तो उसका संरक्षण कुछ हद तक कर सकते हैं। कुछ आवश्यक संरक्षण विधियों द्वारा ये करना चाहिए। मैंने इनका संरक्षण, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनका हम कैसे कर सकते हैं, तो एक एक चीजों पर चलते हैं। जैसे वन संरक्षण। वन क्या है? हमारी प्राकृतिक संपदा है। तो वन संरक्षण के लिए वनों के विनाश से भूमि का अपरदन होता है। अपरदन का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी का कटाव। अगर वन नहीं रहेंगे
तो मिट्टी का क्या होता है, कटाव। मिट्टी कट करके वर्षा के जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को बढ़ जाती है, या तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी के कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। तो वनों के विनाश से भूमि का अपरदन होता है, जल का क्षरण होता है तथा बाढ़ आ जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक होता है। अब कैसे अपरदन को वन रोकते हैं, तो आप जानते हैं कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर जकड़ी होती हैं, यानी मिट्टी के कणों को बांध कर रखती हैं, जिससे कि मिट्टी का कटाव या अपरदन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें वनों की सुरक्षा करनी होगी। वनों को आग से बचाना होगा या बचाना चाहिए, और वृक्षों को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो जहां पर वन या पेड़ कट गए हैं या समाप्त हो गए हैं, उन जगहों पर हम पुनः नए पौधों को लगावें। तो इस तरह से वनों का संरक्षण किया जा सकता है। फिर है भूमि संरक्षण। भूमि भी प्राकृतिक संपदा है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने तथा मृदा अपरदन को रोकना ही भूमि संरक्षण कहलाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति यानी भूमि के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। यानी इस मिट्टी के अंदर ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो उर्वरा शक्ति तभी बनी रहेगी जब उनके जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में भूमि के अंदर उपस्थित रहें। और मृदा अपरदन को रोकना, तो तभी भूमि जो है संरक्षित रहेगी। इसके लिए हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अब फसल चक्र क्या है? देखो बच्चों, किसी एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हम खेत में फसलों को हेर फेर कर या अदला बदली करके बोवें तो क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाएगी और भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी। जैसे एक सीजन में आपने मूसला जड़ वाले पौधे को या फसल को खेत में लगाया है, तो दूसरी बार आप झकड़ा जड़ वाली फसल को उगावें। क्योंकि अगर एक सीजन में आपने उस खेत में मूसला जड़ वाली लगाया है, तो मूसला जड़ क्या होती है, जमीन के अंदर अधिक गहराई तक फैली होती है। तो गहराई वाले भाग से पोषक तत्वों को उसने ले लिया है। तो दूसरी बार जब आप अपस्थानिक जड़ वाली फसल उगाएंगे तो भूमि के ऊपरी सतह पर पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त रहेगी और उससे पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। फिर नीचे तब तक जो है पोषक तत्वों की मात्रा की भरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से यानी एक खेत में फसल को हेर फेर कर या अदला बदली करके बोने से जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वह बनी रहती है। और सघन फसलें बोई जानी चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेत को कभी खाली न रखें। मैंने खेत में या जमीन में पेड़ पौधे या फसलें हमेशा लगाई जानी चाहिए, तभी जो है ये
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जहाँ ढलान वाले खेत हैं, जैसे पहाड़ों पर या ढलान वाले खेत हैं, तो क्या होता है, वर्षा होती है तो ऊपर से पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है, यानी मिट्टी को काट करके नीचे की ओर ले जाता है। तो वहां पर हमें सीढ़ीदार खेत बना देना चाहिए, जिसकी वजह से कटाव अधिक न होने पावे। और दूसरी चीज है कि पशुओं को, यानी खेतों में जो उगे पेड़ पौधे हैं, उनको चरने से रोकना चाहिए, अन्यथा भूमि बंजर हो जाती है। और नदियों पर और जगह जगह बांध बने होने चाहिए, जिसकी वजह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये है कि भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। फिर जल संरक्षण है। वृक्षारोपण तथा जंगलों को सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। यानी अधिक से अधिक पेड़ों को हम लगावें और जंगलों को सुरक्षित रखें, तभी ग्राउंड लेवल जो वाटर का हमारा है वह सुरक्षित रह पाएगा। वृक्ष भूमिगत जल भंडार को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में अधिक गहराई तक फैली होती हैं। तो प्राकृतिक जलाशय जैसे झील है, तालाब है, आज का संरक्षण था, समय समय पर उनकी सफाई करते रहना चाहिए। वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के लिए नए नए बांध व तालाब आज बनाए जाने चाहिए। और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कल कारखानों के अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को पानी में बहने से रोकना चाहिए। कूड़ा करकट मल मूत्र मरे हुए जीवों को जल में नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से जल को संरक्षित किया जा सकता है। फिर है वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक होता है। मनुष्य प्रारंभ से ही जंगली जानवरों का शिकार करता रहा है, और जिसकी वजह से जंगली जानवरों की संख्या में निरंतर कमी आती गई है, और बहुत सारी प्रजातियां जो होती हैं वह विलुप्त हो गई हैं। जैसे अगर सर्प को मनुष्य ने अपना दुश्मन मान लिया कि भाई सांप है वो काट लेगा, हम मर जाएंगे, तो उसने क्या किया, सर्पों को मारना शुरू किया और उसके चमड़े से जो व्यापार करने लगा। और इसके कारण क्या हुआ कि सांपों की प्रजातियां कम हो गई, उनकी संख्या कम हो गई, और उसके कारण चूहों की संख्या निरंतर बढ़ती गई, जिससे फसल को बहुत अधिक नुकसान होने लगा। अनाज के भंडार गृहों में बहुत अधिक हानि होने लगी, और इसलिए वन्य जंतुओं का शिकार वर्जित होना चाहिए। और विलुप्तीकरण की क्रिया को कम करने तथा अन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए पार्क बनने चाहिए, चिड़ियाघरों का निर्माण होना चाहिए। जबकि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि वह ये वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए पार्क बनाए गए हैं और तमाम चिड़ियाघरों का भी निर्माण किया गया है। अब है अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण। अनवीकरणीय जो योग्य पदार्थ है उनका संरक्षण होना चाहिए। जैसे प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है, ये वापस नवीन रूप में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और लेकिन इसका उपयोग लगातार हो रहा है, और एक न एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इनके समाप्त हो जाने से एक प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जो ये सीमित हैं या नवीकरणीय जो पदार्थ हैं, इनका उपयोग हमें
बहुत ही सीमित और नियंत्रण मात्रा में करना चाहिए। साथ ही इसके वैकल्पिक स्रोत को भी ढूंढा जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अब इसकी बात है वायुमंडल, यानी पृथ्वी। जीवों के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है या वायु का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में ये नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें तथा अक्रिय गैसें भी इसमें पाई जाती है, जो 0.97% की होती है। अब जो वायुमंडल में वायु है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सर्वाधिक उपयोग होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंच करके जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण करती है और उससे उनको ऊर्जा मिलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। तो चाहे वह स्थल पर कोई प्राणी रह रहा है या जल में रहने वाला प्राणी या जीव हैं, वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग अपनी श्वसन क्रिया में करते हैं। तमाम विभिन्न प्रकार के ईंधनों को जलने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक होती है और ईंधनों के जलने से और जीवों की श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में पहुंचती है। तो सभी हरे पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन बनाने की क्रिया में करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः ये पृथ्वी का औसतन ताप जो होता है यह वायु के द्वारा सीमित रहता है, नियंत्रित रहता है, क्योंकि वायु ताप की क्या होती है, कुचालक होती है। तो और यह दिन के समय तापमान को बढ़ाने से रोकता है, रात के समय तापमान को पृथ्वी के बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, वायुमंडल में जलवाष्प बनने और हवा बहने की क्रिया तो होती रहती है। तो इस तरह से वायु का जो है यानी वायुमंडल का एक प्रमुख स्थान होता है। जलवायु नियंत्रण तथा वायुमंडल। जिस प्रकार कोई व्यक्ति ठंडक से बचने के लिए अपने चारों तरफ कंबल लपेट लेता है, उसी तरह से बाहर के दो भिन्न वातावरण अंदर और बाहर के दो भिन्न वातावरण बना लेता है व्यक्ति अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए। उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है वह दो स्तरों में बटा होता है। एक है सूर्य की ओर से आने वाले हानिकारक विकिरणों को स्थल पर आने से रोकना, और दूसरा है पृथ्वी पर की जो ऊष्मा होती है उनको अंतरिक्ष में जाने से रोकना। तो ये रोकते हैं जो वायुमंडल की परतें होती हैं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस को भी आने से रोकती है, इससे ओजोन की लेयर है बीच में वह रोकती है, और हमारे वायुमंडल की कुछ गैसें जो होती हैं उनकी परत पृथ्वी की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से और रोकती हैं। अब वायु की गति जो होती है, जिससे आप जानते हैं कि मौसम वैज्ञानिक बताते रहते हैं कि ये हवा चल रही है, ऐसी चल रही है और इसके कारण वर्षा होने वाली है या आंधी तूफान आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को हम जानें कि दिन भर जैसे गर्म हवा चलती है और बाद में शाम को फिर ठंडी महसूस हम करने लगते हैं,
और कभी कभी क्या होता है, कई दिनों के बाद गर्म हवाओं के चलने के पश्चात वर्षा भी हो जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वायुमंडल में हवा को गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम होता है। और जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। यानी जलवाष्प यानी चाहे पौधा है या जंतु है, उसके शरीर का जो पानी है वह किसी भी विधि द्वारा जो है वाष्प बन करके ऊपर की ओर जाता रहता है जलवाष्प के रूप में जो है। और स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल क्या होता रहता है, गर्म होता रहता है। और गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, तो अगर समुद्र के जल पर भी पड़ती हैं दिन भर और पृथ्वी पर भी पड़ती हैं, तो पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। समुद्र के वनस्पति यानी समुद्र में भारी मात्रा में जल है, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो पृथ्वी जब जल्दी गर्म हो जाती है तो यहाँ की जो हवा है वह गर्म हुई तो हल्की होगी और क्या करेगी, ऊपर जाती है, जिसके कारण कम दबाव बनता है पृथ्वी पर। इसलिए समुद्र तल की जो हवा है वह उस स्थान को ऑक्युपाई करने के लिए समुद्र से पृथ्वी की ओर चली आती है। और रात में क्या होता है कि रात में पृथ्वी जो है समुद्र के जल के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होता है। तो वहां की जो वायु, गर्म वायु है वह ऊपर उठती है, तो कम दबाव पड़ता है समुद्र की तरफ, इसलिए यहाँ की जो वायु होती है पृथ्वी की वह रात में किधर जाती है, समुद्र की तरफ चलने लगती है। तो इस तरह से हवाएं जो यानी हवाओं की संवहन धाराएं बन जाती हैं और वो गर्म से ठंडे की ओर क्या होती रहती हैं, बहती रहती हैं। फिर है वर्षा और बादलों का निर्माण है। सूर्य की गर्मी से जलीय भागों में वाष्पन की क्रिया होती है, जिससे जल वाष्प बन करके ऊपर की ओर चला जाता है। और जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं में से वायुमंडल में चली आती है और हवा को गर्म करती है। और जो गर्म हवा होती है अपने साथ जलवाष्प को लेकर के ऊपर उठती है, और जलवाष्प जब ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों को संघनित कर लेती है या बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जल का यह संघनन सहज होता है। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करने लगते हैं, जैसे मिट्टी या धूल आदि के कण हैं, तो उसके चारों ओर जमा हो जाती हैं ये बूंदें। प्रायः हवा में उपस्थित जो धूल कण हैं तथा निलंबित कण हैं वो नाभिक की तरह कार्य करते हैं, और एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो संघनित होने के कारण वे बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं। तब ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिरने लगती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक ठंडी हो जाती हैं जब ये, या तापमान बहुत कम हो जाता है, तब ओले के रूप में जो है ये अवक्षेपित हो जाती हैं। तो वर्षा का जो पैटर्न है वह हवाओं के पैटर्न पर निर्भर करता है या उस पर कार्य करता है। तो हमारे भारत के बड़े भूभाग में अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही होता है। हम लोगों के यहाँ मौसम जो वर्षा का नहीं बनता, हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी से अभी हवाएं नहीं चल रही हैं,
यानी मानसून जो बनता है वह बंगाल की खाड़ी पर वायु का दाब जब कम होता है तो उसके कारण जो है ये हवाएं चलती हैं उधर से और वर्षा होती है। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, वायुमंडल का क्या इम्पोर्टेंस है और हवाओं के चलने का हमारे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।